अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। दोस्तों, आज से मैं अपने इस चैनल पर आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज और नाकाबिले फरामोश वाकयात भी नरेट किया करूंगा। अगर आप मुझसे अपने साथ बीते नाकाबिले फरामोश वाकयात और हॉरर स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए सेंड कर सकते हैं। मैं अपने इस चैनल पर जरूर आपकी स्टोरीज को आपके क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अपने इस चैनल पर जो सबसे पहली हॉरर स्टोरी नरेट करने जा रहा हूं वो भेजी है हमें लाहौर से शुमाइला ने, जो उनके साथ बीते सच्चे नाकाबिले फरामोश वाकयात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शुमाइला है। मैं लाहौर के इलाके बंद रोड पर रहती थी। यहाँ हमने 7 साल पहले घर रेंट पर लिया था। मेरे हस्बैंड के फाइनेंशियली हालात इतने टाइट थे कि हमारा गुजारा नहीं होता था। सो मैंने ये सोचा कि जो मेरे पास हुनर है क्यों ना मैं इसको काम में लाऊं। हमारा ये घर बहुत पसमानदा इलाके में था जहां गली तक टूटी हुई थी और ये बहुत दूर अंदर जाकर एंड वाला हमारा घर था, जिसके साथ पीछे को झाड़ियां थी, वीराना स्टार्ट हो जाता था। हमारे पास ये सिंगल स्टोरी खस्ता हाल घर था जिसका रेंट बहुत कम था। इसके महज 2 कमरे थे और एक वॉशरूम जो पीछे छोटे से सहन में था। एक ही किचन था जो सीढ़ियों के नीचे बनाया गया था। छोटे से गिराज में सिर्फ एक मोटरसाइकिल आती थी। सर्च पाने को इज्जत की जगह मिल गई और मैंने 2 कमरों में से एक कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मेरे घर के सामान में सिर्फ एक बेड, सोफा, संदूक, फ्रिज, चूल्हा और कुछ बर्तन थे। मेरी शादी को इस टाइम 2 साल हो गए थे, मगर मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मोहल्ले की औरतों से जान पहचान होने लगी। मैं इनका काम कर दिया करती थी जितने भी वो पैसे दिया करती थी। ब्राइडल मेकअप का मैं 2,500 से 3,000 लेती थी। मेहंदी, पार्टी मेकअप और हेयर स्टाइल इन सब के पैसे ना होने के बराबर थे। क्योंकि मेरा पार्लर भी बहुत छोटा सा था, मैं जिस एरिया में रहती थी यहाँ औरतें ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। गरीबों की बस्ती थी। मेरा पार्लर सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता। औरतें आती गईं और मैं इनके ब्यूटी से रिलेटेड इनको सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। मेरे हस्बैंड ट्रक ड्राइवर थे। अक्सर हफ्ते में 1-2 दिन शहर से बाहर भी जाया करते थे। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली होती, मगर मोहल्लेदार बहुत अच्छे थे तो कभी ना खौफजदा हुई ना डर लगा। इसी तरह हमें इस एरिया में आए 4 महीने हो गए। 5वें महीने मुझे ये गुड न्यूज मिली कि मैं उम्मीद से हूं। मैं और मेरा हस्बैंड बहुत खुश थे। एक रात ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को आउट ऑफ सिटी जाना था। वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए कि मैं परसों तक वापिस आ जाऊंगा। स्टार्ट के महीने थे तो मैंने भी ओके कह दिया कि अभी कोई खतरे वाली बात भी नहीं है, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। सारा दिन तो मोहल्ले की औरतों का तांता बंधा रहता था। कोई सर्विसेज ना भी लेने आती मगर गपशप के लिए जरूर आ जाया करती थी। मेरा तो अच्छा सिस्टम चल पड़ा था, दोस्तियों का भी। जब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी गए तो इसी रात मैं अकेली थी। मुझे याद है कि मोहल्ले की आंटी मेरे पास रात 10 बजे तक रुकी थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और शदीद सर्दी की रात थी। इस पसमानदा इलाके में आए दिन तो बिजली गायब रहती थी। आंटी मुझे ये कहकर चली गई कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना, मैं सुबह चक्कर लगाऊंगी। मैं भी पार्लर की लाइट ऑफ करके सो गई। अपने कमरे में जाकर अभी लेटी ही होंगी तो मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक तो सर्दियों की तेज बारिश और ऊपर से खौफनाक दस्तक। मैंने पूछा कौन है, तो मेरे हस्बैंड ने आवाज दी, दरवाजा खोलो, मैं हूं अदनान। मैं भागी दरवाजा खोलने के लिए तो मेरे हस्बैंड बारिश में भीग रहे थे
और अंदर ही नहीं आ रहे थे। मैंने इनको आवाज दी कि जल्दी अंदर आ जाएं, ठंड लग जाएगी आपको, मगर वो ऐसे पत्थर बने मुझे देख ही जा रहे थे और टस से मस न हुए। एकदम इतनी तेज बादल गरजा कि मैं बुरी तरह डर गई और मेरी सिर्फ एक नजर, एक पलक का झपकना था। मैंने आसमान से दोबारा अपने हस्बैंड अदनान को देखा तो वो वहां कोई मौजूद ना था। मैं तो बुरी तरह डर गई और इसी में हमारे घर की लाइट भी चली गई। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते किचन में जाकर मोमबत्ती जलाई और अपने कमरे में बेड की साइड पर लगाकर बैठ गई। खौफ से नींद ही ना आई। मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, सिर्फ नोकिया का सादा सा मोबाइल था। अपने हस्बैंड को कॉल लगाई मगर बैलेंस ही नहीं था। फोन हाथ में पकड़कर न जाने किस पहर रात को नींद आ गई, पता ही न चला। ये पहला वाकया था जो मेरे साथ इस घर में पेश आया। सुबह हुई तो मैंने किसी को न बताया। बैलेंस रिचार्ज करवा कर अदनान को फोन लगाया कि कल रात आप आए थे। वो बोले कि मैं आज रात घर आऊंगा। मैं तो नहीं था। क्यों, क्या हुआ? मैंने फोन पर तो कुछ ना बताया और कहा घर आए फिर बात करती हूँ। सारा दिन कस्टमर के साथ बिजी दिन गुजरा। रात के 2 बजे हस्बैंड घर आए, इनको सारी बात बताई। इन्होंने भी वही कहा जो अक्सर लोग पहली बार सुनकर कहते हैं, ये तुम्हारा वहम है। और प्रेग्नेंट औरतों को अक्सर ऐसा होता है कि वो डर जाती हैं या इनको ख्याल आते हैं इस तरह के कि मैं खामोश हो गई। टाइम गुजरता गया, 1 महीने तक कुछ ना हुआ। मैं भी भूल गई। फिर इससे अगले महीने अदनान को फिर लाहौर से बाहर जाना था। इस बार इनको पूरे 3 दिन के लिए जाना था। पिछला हादसा तो मैं भूल गई थी, सो रिलैक्स हो गई कि सच में मेरा वहम ही था। अब अदनान गए तो मेरे साथ बहुत से वाकयात होना स्टार्ट हो गए। जिस दिन वो गए इसी रात को 10 बजे मेरे घर की घंटी बजी। मैंने पूछा कौन? तो एक उम्र रसीदा औरत बोली कि मेरी बेटी का आज निकाह है तो आप इसको तैयार कर देंगी। मुझे तो कस्टमर मिल गई थी और वो भी ब्राइडल सर्विसेज के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। दरवाजा खोला तो एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसकी कमर झुकी हुई थी काफी नीचे को और इसकी बेटी फुल अबाया में थी। इसने नकाब तक किया हुआ था। मैंने कहा कि आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं, आप कहाँ से आई हैं? तो बूढ़ी औरत बोली कि मैं आपके पीछे एरिया से हूँ, हम तो अरसाए दराज से यहीं रहते हैं। इनके पीछे पीछे भागती हुई वही मोहल्ले की आंटी सफेद चादर पहने आ रही थी। वो कहने लगी, रुखसाना, मैं इनको जानती हूँ, इनको तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। ये मोहम्मद गुलाम मुस्तफा की पोती हैं, साथ में इनकी बहू, इनकी बेटी का आज रात को निकाह है। तुम जरा तैयार कर दो तो हम तीनों जल्दी से निकलें यहाँ से। मैंने इन तीनों को अंदर आने के लिए कह दिया क्योंकि अब तो मोहल्ले की आंटी साथ थी, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो आंटी तो उल्टे कदमों वापस चली गई। मैंने इन दोनों लेडीज के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही ये दोनों मेरे छोटे से खस्ता हाल घर में दाखिल हुई तो एकदम लाइट चली गई। किचन में माचिस ढूंढने गई तो माचिस मुझे कहीं ना मिली, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने किचन की छोटी सी राशन वाली बाल्टी में मोमबत्तियां रखती थी। कल रात को वहीं तो मैंने अदनान से बड़ा पैकेट मंगवाया था। मेरे घर में कोई यूपीएस, कोई जनरेटर नहीं था। वो मेरे कहने से पहले ही पार्लर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वो औरत कमरे के कोने में खड़ी थी, जबकि दूसरी जवान बुर्कापोश लड़की सीट पर बैठ गई। मुझे मुसलसल इनके जेवरात खनकने की आवाजें आ रही थीं। कमरे में खूब अंधेरा था कि मैं इनकी शक्लें नहीं देख पा रही थी। मैंने इसको कहा कि आप बैठें, मैं किसी घर से मोमबत्ती या किसी लाइट का बंदोबस्त करके आती हूँ। वो जो भी बोली थी बस मेन गेट पर ही बोली थी। इसके अलावा वो हाँ या ना किसी में जवाब नहीं दे रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे गली में उतरी। अभी 2 कदम ही चली होंगी कि मेरे घर की लाइट आ गई। मैं खुशी से भागती वापस अंदर आई। जब अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बूढ़ी औरत का तो सारा सर और गर्दन नीचे को झुकी हुई थी। वो मुझे और मैं इसकी शक्ल बमुश्किल देख पा रही थी। बस इतना पता था कि कोई बहुत ज़ईफ खतून है
برقع پوش اور اس کے منہ پر موقع نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ سکن پاکس تھے جو کہ بری طرح نیچے کو لٹک رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں تھوڑا ڈر گئی کیونکہ اس کی رنگت بھی کافی کالی تھی۔ اس کے بعد جب میری نظر پارلر کی کرسی پر بیٹھی اس دوشیزہ پر پڑی تو میرے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ میں حیرت میں گم تھی کیونکہ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، جو سجی سمری ہوئی تھی اور وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ اس نے زیورات پہنے ہوئے تھے پرانے زمانے کا، خالص کندن کا، اور اس نے میک اپ بھی کیا ہوا تھا، شاندار جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی رہی۔ اپنے حلیے سے تو کافی امیر لگ رہے تھے۔ ان دونوں خواتین سے مخاطب ہو کر میں بولی، یہ تو پہلے سے تیار ہیں، میں اس کو اور کیا تیار کروں؟ ایک چیز جو مجھے ان دونوں عورتوں میں غیر معمولی لگی وہ ان کے پاؤں تھے، جو حد سے زیادہ باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ کچھ نہ بولی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ درد اتنا شدید تھا کہ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر لائٹ چلی گئی۔ صرف 2 منٹ بعد لائٹ واپس آئی تو وہ دونوں عورتیں میرے پارلر سے غائب تھیں۔ اس وقت میرا جو حال تھا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ گھر پورا بند تھا۔ نہ میں نے گیٹ کھولا، نہ کوئی چلنے کی آواز آئی، بس لائٹ جا کر آئی تو وہ دونوں عورتیں غائب تھیں۔ میرے پیٹ میں جو اچانک ٹیس اٹھی تھی وہ بالکل صحیح ہو گئی۔ مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں گھر سے باہر نکلی۔ 11 بج چکے تھے اور ہمارے ایریا میں تو 99% لوگ اس وقت تک سو چکے ہوتے ہیں۔ میں گھر کے باہر مین گیٹ کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی، آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کب لگی مجھے نہیں معلوم۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر تھی اور ہمارے گھر کا مین گیٹ بند تھا۔ اتفاق سے صبح سنڈے تھا اور دوپہر کے 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ میں اتنا لیٹ سو کے اٹھی ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھی تو عدنان میرے پاس تھے اور کہنے لگے کہ میں آج صبح 8 بجے آیا تو تم دروازے پر پڑی سو رہی تھی۔ گلی میں کوئی عورت نہ تھی جو تمہیں سہارا دے کر اندر لے کر آتی۔ میں اندر آیا، تمہیں کمرے تک لے کر آیا ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی اور کہا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا یا مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جایا کرو۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو ساری بات بتائی۔ ان کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ میں یتیم تھی اور اکلوتی تھی تو کس کو ساتھ رکھتی، جبکہ میرے ساس اور سسر کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ صرف ایک دیور تھا جو سعودی عرب میں الیکٹریشین تھا، مگر اس کی بیوی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری طبیعت بہت خراب ہوئی۔ محلے کی عورتیں میری خبر لینے سارا دن آتی رہیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، سب کو یہی کہہ کر کہ پریگننسی کی وجہ سے طبیعت اوپر نیچے رہتی ہے تو شاید وہی معاملہ ہے۔ میں جب اپنے پارلر والے کمرے میں انٹر ہوئی تو میرے پارلر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، جو میں صرف اسی وقت کھولا کرتی تھی جب کسی برائڈل کو تیار کرنا ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 6 دن پہلے ایک لڑکی کو تیار کیا تھا، وہ دلہن بنی تھی۔ اس ٹائم یہ سارا سامان باہر نکالا تھا، مگر پھر میں نے پیک کر کے سنبھال دیا کیونکہ روز روز تو برائڈل کے لیے کسٹمر نہیں آتی۔ مگر کل کی گزری ہوئی خوفناک رات میں اس لڑکی کو میں نے نہ تو تیار کیا نہ کوئی سامان کھولا تھا۔ میں نے شدید ٹینشن لی ہوئی تھی کیونکہ یہ اسیب کا خوف میرے اعصابوں پر سوار ہو رہا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ ہو گیا، نہ عدنان باہر گئے آؤٹ آف سٹی اور نہ میرے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوا ان کی موجودگی میں، مگر ایک نہ ختم ہونے والا خوابوں کا سلسلہ میرے ساتھ سٹارٹ ہو گیا۔ خواب بہت عجیب ہوتے تھے۔ کبھی میں دیکھتی ہمارے گھر کی چھت پر کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے جو بہت بڑی تھی سائز میں۔ کبھی میں دیکھتی کہ میرے گھر عجیب و غریب لوگ آ رہے ہیں جن کو نہ میں پہچانتی ہوں نہ اندر آنے دیتی ہوں، مگر وہ زبردستی اندر آ کر کبھی میرے کچن کی ساری چیزیں کھا جاتے ہیں تو کبھی میرے پارلر والے کمرے کے پیچھے بنی ہوئی چھوٹی سی کپڑے دھونے کے لیے بنائی گئی جگہ پر رکھے ہوئے کوڑے کو کھاتے ہیں۔ مطلب وہ صاف چیزیں بھی کھاتے ہیں اور گندگی بھی کھا جاتے ہیں۔ پھر میں نے ایک رات اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے اسی پارلر والے روم کے پیچھے ہوادار جگہ پر ایک عورت بیٹھی ہے اور بال کھا رہی ہے۔ یہ ان سب عورتوں کے بال تھے جنہوں نے مجھ سے کٹنگ کروائی تھی۔ پچھلے 3 دن کے بال پیچھے کوڑا دان میں جمع تھے۔ میں نے چیخ مار کر عدنان کو بلایا تو وہ عورت میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔
हमारे इसी जगह बनी दीवार के पीछे ताहद निगाह वीराना ही वीराना था। कोई घर ही नहीं था, हमारा ही लास्ट वाला घर था। मैं इस घर में आकर डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। काफी दिनों के बाद मैंने मोहल्ले की आंटी से पूछा कि आप इन दो औरतों को लेकर आई थी, तो वो बोली कि मैं तो 10 बजे ही लंबी तान कर सो जाती हूँ, मैं इतनी रात को क्यों किसी कस्टमर को लेकर आऊंगी। और भला कोई आधी रात को भी पार्लर में आती है दुल्हन बनने, वो तो सुबह या शाम तक तैयार होकर शादी हॉल में चली जाती हैं। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप यहां से कहीं दूर मुझे ले जाएं, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तो अदनान बोले, मैं अभी घर चेंज करने की पोजीशन में नहीं हूं, माली हालात इजाजत नहीं देते, मगर अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी ना किसी औरत का बंदोबस्त करता हूं। मैं खामोश हो गई। मेरी गिरती सेहत की वजह से मैं पार्लर का काम ज्यादा नहीं कर पा रही थी। सब औरतों को पता था कि ये बच्चे से फारिग होकर ही काम करेगी। मुझे अब आराम की जरूरत थी। कस्टमर्स भी कम आती थी क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता था। फिर मेरा बच्चा इसी घर में पैदा हुआ। मेरी तो जैसे सारी खुशियां ही लौट आई हों। 7वें दिन मैंने अपने बेटे का अकीका करवाया, जिसके लिए तैयारी अदनान ने बहुत पहले कर रखी थी। हमारे घर मौलवी साहब को बुलाया गया दुआ के लिए। ये मोहल्ले के मौलवी साहब थे, मगर इनके साथ इन्हीं के गांव का एक आदमी आया था जो हाफिज कुरान भी था और काफी जवान आदमी था। वो हमारे सारे घर को देखकर सीधा छत पर गया, पीछे बने जंगल और झाड़ियों को देखने लगा, फिर नीचे आकर मेरे हस्बैंड को कहने लगा, आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। अब अदनान तो ज्यादा इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। इन्होंने अच्छा कहकर टाल दिया। ये बात इन्होंने मुझे नहीं बताई। मैंने खुद ही 2 दिन बाद जब अपने हस्बैंड से पूछी, इनको बताया। देखा मुझे वहम नहीं होते थे, सच में कुछ न कुछ मामलात यहाँ खराब हैं। इन्होंने कहा कि अपना हिसार किया करो, सदका दिया करो, जब मुझे कहीं से रकम मिलेगी एडवांस में तो मैं दूसरा घर देख लूंगा। अब मैं बच्चे की परवरिश में लग गई। पार्लर का काम भी हल्का फुल्का साथ में चलता रहा। मैं पहले नमाजें नहीं पढ़ा करती थी, मगर अब मैंने 4 नमाजों की पाबंदी स्टार्ट कर दी थी। इशा की लंबी नमाज होने की वजह से मैं सुस्ती कर जाया करती थी, जिसका मुझे बहुत दुख है। बेटे की पैदाइश के 3रे महीने एक रात मेरी आंख खुली, मेरा बच्चा जाग गया। इसका दूध गर्म करने उठी तो किचन में गई, वापस कमरे में जाकर बच्चे को दूध पिलाकर लेटाने लगी तो ऐसा लगा जैसे कोई मेन गेट से सीधा पार्लर रूम में गया है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए और अल्लाह का नाम लेते हुए इस कमरे में पांव रखा तो वहां कुछ भी ना था। पार्लर के पीछे बनी हवा के लिए जगह के आधे हिस्से पर हमारा वॉशरूम था। मैंने दरवाजा खोला, मुझे हाजत महसूस हुई। वॉशरूम गई तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई वॉशरूम में मेरे साथ है, वो भी नापाकी कर रहा है और मुझे मैं नापाकी करते हुए देख रहा है और हंस रहा है। मुझे बाकायदा इसके हंसने और आहिस्ता आहिस्ता कहकहा लगाने की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। मैंने फौरन वॉशरूम से बाहर भागना चाहा तो वॉशरूम की कुंडी किसी ने बाहर से बंद कर दी। अब मैंने जोर जोर से अपने हस्बैंड को बुलाना शुरू किया, चीखें मारना शुरू की। मैं 5 मिनट तक वॉशरूम में तड़पती रही। 6ठे मिनट अगर अदनान ना आते तो मेरी लाश ही वॉशरूम से बरामद होनी थी। मैं बहुत खौफजदा हुई। अदनान के आगे हाथ जोड़कर कहा कि आपने मुझे मुंह दिखाई में जो गोल्ड की रिंग दी थी ना, इसको बेचकर कहीं और घर ले लेते हैं। अगर ऐसे सब चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी या पागल हो जाऊंगी। 1 हफ्ते बाद वही आदमी हमारे घर आया जिसने मशवरा दिया था कि जितनी जल्दी हो सके घर को छोड़ दें। हमने घर में बरकत के लिए कुरान खानी रखी थी, इसलिए वो साहब फिर आ गए। अब जब सब चले गए, इशा भी हो गई, वो साहब हमारे घर से उठे ही ना। 10 बज गए। अदनान ने तंग आकर खुद कहा कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपने किसी के साथ जाना है। तो वो बोले बहुत माजरत के साथ, मैं सबके जाने का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अदनान बोले जी कीजिए। अब वो आदमी ने कहना शुरू किया कि आपके इस घर का ये वॉशरूम शैतानी जिन्नात कम अज कम है, जबकि आपके घर का बाकी सारा हिस्सा नेक जिन्नात का घर है।
आप लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आए दिन इन शैतान और नेक दोनों जिन्नात के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये यहाँ बसते हैं जैसे हम इंसानों की बस्ती होती है। इस घर को लेने से पहले आप थोड़ी सी तफ्तीश करवा लेते तो अच्छा होता। क्या आपको नहीं पता कि ये खस्ता हाल घर आपको मामूली से रेंट पर क्यों मिला और ये घर बिकता भी नहीं है? आपने कभी इसके मालिक मकान को इस घर में कदम रखते हुए क्यों नहीं देखा? आए दिन आपके पॉलर में आई खवातीन की चीजें क्यों गुमती हैं? मैं आपको आज आखिरी बार बताने आया हूं, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा और ना मुझे इजाजत है। ये कहकर वो चला गया। मेरे पांव तो जैसे शल हो गए थे। अदनार और मैंने अगले दिन घर ढूंढना शुरू किया और चौथे दिन हमें एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से गुलशन रावी में छोटा सा घर रेंट पर मिल ही गया। इस तरह हमारी जान छूटी। इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने के बाद मुझे कभी कोई चीज नजर न आई और ना कोई भयानक ख्वाब आया। हमारे जाने के बाद मोहल्ले की इस आंटी ने यह बताया कि 1 साल बाद इस घर के मालिक मकान की पुरइसरार तौर पर मौत हो गई। अल्लाह इसकी मगफरत फरमाए और कभी किसी दुश्मन को भी आजमाइश में ना डाले जैसे मैं पड़ी थी। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आप भी अपने साथ बीते नाकाबिले फरामोश वाकयात या हॉरर स्टोरीज को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। शुक्रिया।